हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट फायर सेफ्टी के बारे में। दोस्तों, इसके पहले हमने फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग जो है इसका पार्ट 1 देखा है और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट यानी कि होता क्या है। तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट ऐसे इक्विपमेंट होते हैं कि जिसका इस्तेमाल हम फायर के ऊपर उसको बुझाने के लिए करते हैं या फिर उसकी हेल्प की मदद से हम आग को जो है बुझाने के लिए वहां पर जा सकते हैं और उसको बुझा भी सकते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ पर फायर हाइड्रेंट है, होज ड्रिल होज है, फायर एक्सटिंग्विशर्स है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स है ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के एग्जाम्पल्स है। चलिए अब जानते हैं कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के टाइप्स क्या है उसके बारे में। तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की मेन 3 कैटेगरीज आती है। सबसे पहला है मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, दूसरा है पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और तीसरा है फिक्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। अब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के बारे में। तो मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट यानी कि एक ऐसी व्हीकल होती है जिसमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को जो है वो कस्टमाइज किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है बहुत सारे फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट है वो व्हीकल के अंदर में जो है यहाँ पर रखे गए हैं और इस फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को व्हीकल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल किया जाता है, लेके जा सकते हैं। तो इसमें आता है फायर होजेस, फोम एंड नोजल्स। अब फायर होजेस में डिफरेंट टाइप के होज इसमें आते हैं, जैसे कि सप्लाई होज हो गया, बूस्टर होज हो गया, स्पेयर होजेस हो गए, एक्सेट्रा। फायर लैडर्स इसमें आती है, स्काबा इक्विपमेंट आता है, फायर फाइटिंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग भी इसमें आती है, अदर फायर अपरेटस इक्विपमेंट भी इसमें आते हैं, जैसे कि रेडियोज हो गया, हैंडलाइट हो गया, बॉक्स लाइट हो गया, पोर्टेबल लाइट जनरेटर्स हो गए, हैंड टूल्स हो गए, पावर टूल्स हो गए, पॉजिटिव प्रेशर फैंस हो गए, रोप्स हो गए, कॉर्ड्स हो गए, वाटर सप्लाई हो गया, वाटर एक्सटिंग्विशर हो गया, ड्राई केमिकल फायर सप्रेशन हो गया, एक्स हो गया, पाइप पोल्स हो गया, ट्रैफिक वेस्ट हो गए, कोन्स हो गए और तार्स हो गए। तो ये जो सारे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है ये एक व्हीकल के अंदर जो है वो कस्टमाइज किया जाता है। फिर उसके बाद है पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। तो इस पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में जो है जो छोटे वाले फायर इक्विपमेंट्स होते हैं वो इसमें आते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गया, फायर बकेट हो गया, फायर होज हो गया, फायर रेजिस्टेंस क्लोथिंग या फिर ग्लोव्स हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि स्काबा हो गया और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स भी इसमें आते हैं। अब इस फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इसलिए कहा जाता है ताकि हम इसको इजीली अपने हाथ से उठाकर जो है इसका यूज कर सकते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं। और सेम इसमें से जो कुछ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है ये हमने मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में भी देखे हैं, लेकिन वहां पर जो है ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो है एक व्हीकल में इंस्टॉल किए जाते हैं, वहां पर कस्टमाइज होते हैं। और पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में क्या होता है कि ये जो इक्विपमेंट्स है ये सेपरेटली जो है हम हमारे साइड पर इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने के लिए। तो ये चीजें आपको समझनी है। चलिए अब जानते हैं तीसरे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में, जिसका नाम है फिक्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। अब इसका नाम ही है फिक्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, यानी कि ये जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है ये एक जगह पर फिक्स किए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि फायर हाइड्रेंट हो गया, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, होज रील होज हो गया, फायर अलार्म्स हो गया, एक्सेट्रा। तो ये जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है इसको एक जगह पर फिक्स किया जाता है, इसलिए इसको इसमें कैटेगराइज किया गया है। है कि फायर हाइड्रेंट यानी कि होता क्या है उसके बारे में। तो फायर हाइड्रेंट जो है ये एक विजिबल कनेक्शन पॉइंट होता है जिसको एक डिफाइंड लोकेशंस में प्लेस किया जाता है फायर फाइटर्स के लिए, ताकि वहां से जो है वाटर सप्लाई जो है वो ले सके। फायर हाइड्रेंट जो है वो सभी बिल्डिंग्स हो, पार्किंग एरियाज हो, रोड साइड्स हो, माइंस हो या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज हो, तो वहां पर फायर हाइड्रेंट जो है वो होना काफी जरूरी होता है। और फायर हाइड्रेंट के साथ में वाटर सर्विस नेटवर्क का भी कनेक्शन होना चाहिए। फायर हाइड्रेंट को इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि फायर फाइटर्स के लिए वहां पर रिक्वायर्ड जो वाटर है वो प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि फायर फाइटर्स जो है उनको फायर के साथ में फाइट करना होता है। तो इंस्टेंटली अगर उनको वाटर अगर सप्लाई मिल जाता है तो वो आग को अच्छे से बुझा सकते हैं। बेसिकली फायर हाइड्रेंट में एक पाइप होता है जिसके साथ में कंट्रोल ऑफ वॉल होते हैं, जिसके थ्रू जो है वाटर जो है वो फ्लो करता है वाटर का जो मेन है वहां से, ताकि आग को जो है वो बुझाया जा सके। चलिए अब जानते हैं फायर हाइड्रेंट के टाइप्स के बारे में। तो फायर हाइड्रेंट के मेनली 2 टाइप्स आते हैं। उसमें सबसे पहला है वेट हाइड्रेंट
और दूसरा आता है ड्राई हाइड्रेंट। तो सबसे पहले जानते हैं वेट हाइड्रेंट के बारे में। तो वेट हाइड्रेंट का जो इस्तेमाल है वो ज्यादातर ऐसे प्लेसेस में किया जाता है जहां पर वाटर जो है वो फ्रीजिंग ना हो, यानी कि वाटर को फ्रीज होना ऐसी प्रॉब्लम जहां पर क्रिएट ना हो, वैसे प्लेसेस में जो है वेट हाइड्रेंट का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे टाइप के फायर हाइड्रेंट सिस्टम में जो है हाइड्रेंट का जो मेन सप्लाई का जो वाटर है वो सरफेस से काफी क्लोज होता है। चलिए अब जानते हैं ड्राई हाइड्रेंट के बारे में। तो ड्राई हाइड्रेंट सिस्टम में वाटर को स्टोर किया जाता है ग्राउंड के नीचे में, क्योंकि खास तौर से जो भी कोल्ड रीजन है वहां पर अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू कोल्ड इन्वायरमेंट टेम्परेचर से। तो इसलिए वहां पर वाटर का फ्रीजिंग होने की जो पॉसिबिलिटी है वो वहां पर नहीं होती है, उसको वहां पर प्रिवेंट किया जाता है इस अरेंजमेंट से। जब ड्राई हाइड्रेंट सिस्टम की रिक्वायर होती है उसका इस्तेमाल करने के लिए, तब फायर फाइटर्स जो है वो हाइड्रेंट के ऊपर का टॉप का जो वॉल है उसको ओपन करते हैं और वहां पर होस को जो है वो एंगेज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रेंट के अंदर का जो ड्रेन वॉल है वो वहां पर ओपन हो जाता है। इसकी वजह से ये अलाउ करता है उस वाटर को बाहर निकलने में, जिसका इस्तेमाल फिर फायर फाइटर जो है वो आग के अगेंस्ट में करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि वेट हाइड्रेंट और ड्राई हाइड्रेंट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में। तो वेट हाइड्रेंट का जो इस्तेमाल है वो ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर वाटर जो है वो फ्रीजिंग ना हो, यानी कि वाटर फ्रीजिंग का जो इश्यूज है वो वहां पर ना हो। तो ऐसे प्लेसेस में जो है वेट हाइड्रेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ड्राई हाइड्रेंट का जो इस्तेमाल है वो कोल्ड रीजन में किया जाता है, जहां पर टेम्परेचर जो है वो वाटर फ्रीजिंग जो टेम्परेचर है उसके रूटीन में वहां पर उसके नीचे में ड्रॉप होता है। वेट हाइड्रेंट का जो डिजाइन है उसमें क्या होता है कि वाटर जो है वो ग्राउंड के अबव में वहां पर प्लेस किया जाता है। लेकिन ड्राई हाइड्रेंट में क्या होता है कि इसको डिजाइन किया जाता है ग्राउंड के नीचे में, क्योंकि वहां पर वाटर जो है वो फ्रीजिंग ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए। वेट हाइड्रेंट जो है वो काफी इजियर है कंस्ट्रक्ट करने के लिए और वो काफी चीप भी है। लेकिन ड्राई हाइड्रेंट जो है वो काफी कॉस्टली है और डिफिकल्ट होता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। वेट हाइड्रेंट का जो मेंटेनेंस है वो काफी इजियर होता है, क्योंकि वहां पर इजी एक्सेस मिल जाता है। लेकिन अगर हम वेट हाइड्रेंट को कंपैरिजन अगर करते हैं ड्राई हाइड्रेंट से, तो ड्राई हाइड्रेंट का जो मेंटेनेंस है वो कंपैरेटिवली काफी डिफिकल्ट होता है। तो इस प्रकार ये दोनों में ये मेन डिफरेंस होता है। चलिए अब जानते हैं फायर हाइड्रेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसके कंपोनेंट्स में आते हैं फायर पंप्स, एसेसरीज, पाइपिंग, पैनल्स, लैंडिंग वॉल्स, होजेस, कपलिंग्स, होज रील, ब्रांच पाइप्स एंड नोजल्स, फायर ब्रिगेड कनेक्शंस, वायरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस और मेंटेनेंस वॉल्स एक्सेट्रा। तो ये जो सारे हैं ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स है। चलिए अब जानते हैं फायर हाइड्रेंट्स की कलर कोडिंग के बारे में। तो अगर आप NAPS स्टैंडर्ड को अगर फॉलो करते हैं तो उसके मुताबिक सारे जो फायर हाइड्रेंट्स है वो कलर कोडेड है, और ये जो कलर से ये इंडिकेट करता है कि फायर हाइड्रेंट के ऑपरेशंस के वक्त जो है वाटर का जो फ्लो है वो कितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए। खास तौर से फायर हाइड्रेंट के टॉप के ऊपर कैप्स होती है जिसको पेंटेड किया जाता है। चलिए अब हम एक टेबल देखते हैं जिसके जरिए आपको अच्छे से समझ में आएगा फायर हाइड्रेंट कलर कोडिंग के बारे में। तो इसमें हम कलर कोडिंग जानेंगे, उसका कितना फ्लो होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो जानेंगे, और उस फ्लो का क्या मीनिंग होता है वो भी जानेंगे। तो कलर कोडिंग में सबसे पहला आता है लाइट ब्लू या फिर ब्लू। अगर इस कलर को फायर हाइड्रेंट के जो टॉप की जो कैप है उसके ऊपर अगर पेंटेड किया गया है, इसका मतलब ये है ग्रेटर देन 1500 GPM, मतलब 1500 जो गैलन्स पर मिनट है उतना वहां पर वाटर का फ्लो जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि इसका जो फ्लो है वो काफी अच्छा है। फिर उसके बाद का कलर कोडिंग है ग्रीन। तो इसका मतलब ये है कि 1000 से 1500 GPM। इसका मतलब ये है कि ये रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए अच्छा है। फिर उसके बाद है ऑरेंज कलर। इसका मतलब ये है कि वाटर का जो एक्सपेक्टेड फ्लो है वो 500 से 999 GPM है, मतलब ये मार्जिनली एडिक्वेट है, यानी कि एक एवरेज है। फिर उसके बाद है रेड कलर। इसका मतलब ये है कि वाटर का जो फ्लो एक्सपेक्टेड है वो लेस देन 500 GPM है, मतलब इसका जो फ्लो है वो काफी लो है और वो इनएडिक्वेट है। तो इस प्रकार आपको अकॉर्डिंग टू NAPS स्टैंडर्ड के अनुसार फायर हाइड्रेंट के कलर कोडिंग के बारे में पता चल गया होगा। जानते हैं कि ये मैनुअल कॉल पॉइंट यानी कि MCP यानी कि होता क्या है उसके बारे में। तो खास तौर से मैनुअल कॉल पॉइंट को हम शॉर्ट में MCP कहते हैं, और इस MCP को हम बिल्डिंग्स में हो, ऑफिसेस में हो,
मॉल्स में हो, इंडस्ट्री में हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में हो, यहाँ पर हम लगाते हैं। ये एक मैन्युअली ऑपरेटेड एक स्विच होती है जिसके तहत हम फायर अलार्म को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन इसके लिए यहाँ पर आदमी का इंटरवेंशन होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि आदमी जब तक उसको मैन्युअली ऑपरेट नहीं करेगा तब तक वो स्विच काम नहीं करेगी। जैसा कि हम सभी को पता है कि ऑटोमेटिक जो फायर अलार्म सिस्टम है, जिसमें जैसे कि हीट डिटेक्टर्स हो या फिर स्मोक डिटेक्टर्स हो, ये ट्रिगर होने के बाद ही वहां पर अलार्म जो है वो रेज होता है, तो वो ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम होगी। और हम जो यहाँ पर देख रहे हैं ये है मैन्युअली ऑपरेटेड फायर अलार्म सिस्टम। यानी कि यहाँ पर जब तक आदमी का इंटरवेंशन वहां पर नहीं होगा, जब तक वो जो आदमी है उसको मैन्युअली ऑपरेट नहीं करेगा, तब तक ये जो फायर अलार्म सिस्टम है ये एक्टिवेट नहीं होगी। मैनुअल कॉल पॉइंट का जो यूज है वो अलार्म सिग्नल को इनिशिएट करने के लिए किया जाता है, और इसको ऑपरेट करने का एक सिंपल तरीका होता है, वो है कि आपको खाली बटन को प्रेस करना होता है, या फिर अगर वहां पर ग्लास है तो उसको तोड़ना होता है ताकि वो जो बटन है वो वहां पर रिवील हो जाए और अलार्म सिग्नल जो है वो वहां पर इनिशिएट हो जाए। अब मेन बात आती है कि ये फायर अलार्म जो कॉल पॉइंट है इसको हम कहां पर इंस्टॉल करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये ज्यादातर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आप बता सकते हो कि फ्लोर लेवल के अबाव में आपको 1.4 मीटर के हाइट पर जो है इसको इंस्टॉल करना है, ताकि वो सभी के लिए इजीली एक्सेसिबल हो और वो जो पोजीशंस है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अब इसको लगाने की जो पोजीशंस है उसमें आते हैं जैसे कि एग्जिट रूट हो, वहां पर आप इसको लगा सकते हो, या फिर फ्लोर की जहां पर एंट्री होती है, जहां पर लैंडिंग होती है स्टेयरकेस की, वहां पर आप लगा सकते हो, या फिर वो सभी एग्जिट जो ओपन एयर की तरफ होती है तो वहां पर भी आप इसको लगा सकते हो। अब ये जो फायर अलार्म कॉल पॉइंट है ये कितनी दूरी पर हमें इंस्टॉल करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि जो भी पर्सन्स है उसको मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जो है वो तय करना होगा इस फायर अलार्म कॉल पॉइंट को रेज करने के लिए। तो उसका आंसर ये है कि मैक्सिमम 30 मीटर जो है वो एक दूसरे से ये अपार्ट होना चाहिए। यानी कि एक जो मैनुअल कॉल पॉइंट है वो दूसरे मैनुअल कॉल पॉइंट से मैक्सिमम 30 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो ये जो बातें हैं ये आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब जानते हैं मैनुअल कॉल पॉइंट के टाइप्स के बारे में। अब ये जो मैनुअल कॉल पॉइंट होता है इसका डिजाइन किस तरीके से किया गया है इसके ऊपर इसके टाइप्स है। तो सबसे पहला टाइप है वो है ब्रेक ग्लास यूनिट टाइप, जिसे शॉर्ट में BGU टाइप कहते हैं। तो इसका मीनिंग ही यहाँ पर है कि ब्रेक ग्लास यूनिट, यानी कि यहाँ पर ग्लास को ब्रेक करना है तभी वो फायर अलार्म जो है वो एक्टिवेट होगा। तो जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है ब्रेक ग्लास प्रेस हियर। तो इस टाइप का जो मैनुअल कॉल पॉइंट है इसे ब्रेक ग्लास यूनिट टाइप जो है MCP कहते हैं। फिर उसके बाद का सेकंड टाइप है वो है पुल टाइप। तो सिंपली आपको यहाँ पर नाम से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पर आपको पुल करना है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप पुल डाउन करते हो तो ये जो अलार्म है ये रेज हो जाएगा। और तीसरा है वो है पुश टाइप। तो आपको यहाँ पर नाम से ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपको सिंपली पुश करना है तो ये अलार्म जो है वो रेस हो जाएगा। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर 2 बटन दी गई है। इसमें रेड कलर की जो बटन है इसमें दिया गया है प्रेस हियर, यानी कि जब अगर कोई इमरजेंसी अगर आ जाती है तो आप यहाँ पर सिंपली पुश करके ये जो मैनुअल कॉल पॉइंट है इसको रेस कर सकते हो। और दूसरा जो ग्रीन बटन है वो है रीसेट का, यानी कि जब ये इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो आप सिंपली इसको रीसेट कर सकते हो। तो इस प्रकार मैनुअल कॉल पॉइंट के ये 3 टाइप्स आते हैं। पहले जानते हैं कि फायर ब्लैंकेट क्या होता है उसके बारे में। तो फायर ब्लैंकेट जो है ये एक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का एक पीस है जिसका इस्तेमाल जो है जो आग की शुरुआत होती है या फिर आग की इनिशियल जो स्टेज होती है उसको बुझाने के लिए, उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फायर ब्लैंकेट की मदद से जो है हम जो छोटी फायर है जो उसके कन्वीनियंट में है उसको बुझाने के लिए ये मदद करती है। फायर ब्लैंकेट को इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि फायर में से जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको रिमूव किया जा सके, और फायर को सब्सिक्वेंटली स्मूथरिंग किया जाता है, यानी कि उस फायर को जो है फायर ब्लैंकेट से पूरी तरह से कवर किया जाता है ताकि वो जो फायर है वो ज्यादा स्प्रेड ना हो और उस आग का जो है बड़े डिजास्टर में उसका रूपांतर ना हो।
इस फायर ब्लैंकेट का जो इस्तेमाल है अगर कंबस्टेबल मटेरियल को आग लगी है वहां पर भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर आग लगी है वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किचन फायर्स हो, कुकिंग ऑयल्स हो या फिर अदर कोई भी अगर छोटी फायर्स हो तो उसके ऊपर फायर ब्लैंकेट का आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इनकेस अगर फायर हो जाती है तो हमें याद आना चाहिए रेस प्रोसीजर, जो फायर रिस्पांस प्रोसीजर है। तो इस रेस में आर स्टैंड फॉर होता है रेस्क्यू या फिर रिमूव। मतलब अगर किसी आग में कोई भी अगर पर्सन वहां पर फंसा हुआ है तो उस सिनारियो से, उस सीन से उसको इमीडिएटली हमें वहां से रेस्क्यू करना है या फिर रिमूव करना है। और उस पर्सन को वहां से रेस्क्यू हमें तभी करना है जब पॉसिबल हो तभी करना है। यानी कि अगर आप उस पर्सन को वहां से रिमूव करने में या फिर रेस्क्यू करने के लिए सक्षम हो तभी आपको उसको रेस्क्यू करना है। फिर उसके बाद आता है ए स्टैंड फॉर होता है अलर्ट या फिर एक्टिवेट। यानी कि आपके नियरेस्ट में जो भी अलार्म है उसको आपको पुल करना है और अलार्म को रेस करना है ताकि आप जो है सभी लोगों को उस आग के बारे में अलर्ट कर सको, एक्टिवेट कर सको। फिर उसके बाद है सी स्टैंड फॉर होता है कन्फाइन या फिर कंटेन। तो इसमें हमें क्या करना है कि जहां पर भी आग लगी है, जो आग वाला एरिया है उसके डोर को हमें क्लोज करना है, यानी कि उस आग को हमें वहीं पर ही कंटेन करना है, कन्फाइन करना है। और वो भी हमें तभी करना है जब वो पॉसिबल हो तभी करना है। और फिर उसके बाद आता है ई स्टैंड फॉर होता है एक्सटिंग्विश या फिर इवैक्यूएट। यानी कि जो भी आग लगी है उसको हमें हमारे नियरेस्ट में जो भी फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है उसका सहारा लेके उस आग को बुझाना है। और वो भी हमें तभी करना है जब वो पॉसिबल हो सके। यानी कि छोटी अगर आग है और वो आग बुझाने के लिए अगर आप सक्षम हो, आप वेल ट्रेन हो, तभी आपको उस आग को बुझाना है। और अगर आपने ट्राई कर लिया उस आग को बुझाने के लिए और फिर भी वो आग अगर नहीं बुझती है तो आपने खुद को जो है वहां से इवैक्यूएट करना है, वो भी जो भी डेसिग्नेटेड मीटिंग लोकेशन रहेगा या फिर असेंबली पॉइंट रहेगा वहां पर। तो इस प्रकार इनकेस अगर कहीं पर अगर फायर होती है तो आपको याद आना चाहिए रेस मेथड।